हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे प्यारे से चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर में। तो जैसा कि बोर्ड के ऊपर आप लिखा हुआ देख रहे हैं कि अवतल दर्पण के लिए F बराबर R/2 का निगमन, हमने 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U का निगमन करा दिया है अवतल और उत्तल दर्पण दोनों के लिए। आज देखते हैं F बराबर R/2 का निगमन। ये निगमन 10 और 12 दोनों कक्षाओं के लिए जरूरी है, दोनों क्लास के बच्चे इसे आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। और बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अवतल दर्पण के लिए आपको निगमन करना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि अवतल दर्पण का एक फिगर बनाते हैं, सबसे बढ़िया, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, फिगर बनाते हैं एक। ये रहा आपका M1 पॉइंट और ये है M2 पॉइंट और ये रहा आपका अवतल दर्पण, ठीक है। गड्ढे वाला भाग में चमकदार है। और ये रहा आपका मुख्य अक्ष जो एक काल्पनिक रेखा होती है। और यहाँ पे हम ध्रुव P लेते हैं, यहाँ पे फोकस पॉइंट है, ये सेंटर है, यहाँ पे इन्फानाइट ले लेते हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, एक वस्तु है। वैसे ऑब्जेक्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे भी काम चल जाएगा। मुख्य से समांतर किरण मान लेंगे कि आ रही है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं कि इसमें कोई किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। ये कोई किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और जाके दर्पण से टकरा रही है। तो आप भी जानते हैं, लॉ पढ़े हैं आप, रूल्स पढ़े हैं रे डायग्राम का, कि जब भी मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और दर्पण से टकराएगी तो कहाँ से जाएगी? फोकस से होके जाएगी। तो ये कहाँ से आएगी? ये आएगी आपकी फोकस से होके। तो इसे हम फोकस से भेज देते हैं, ये रही ऐसे फोकस से होके आ गई परावर्तित किरण, ठीक है। पहली किरण आ गई। अब काम करते हैं कि इसको क्या है, जहाँ पे टकरा रही है, ये जहाँ से आ रही है इसको मान लीजिए पॉइंट A और जहाँ पे टकराए इसको मान लेते हैं पॉइंट B। अब ये देख रहे हैं कि वक्रता केंद्र C देख रहे हैं आप। यहाँ से अगर हम कोई किरण भेजते हैं, अगर कोई किरण यहाँ से जाती तो कैसा होता? तो ये देखिए, ये लाइन आप देख रहे हैं एक वक्रता केंद्र से जो जा रही है। ये कोई किरण नहीं भेजे हैं हम, बस एक कल्पना कर रहे हैं कि अगर यहाँ से किरण जाती तो कैसा होता। तो ये जो किरण होती है, अब आपको पता होना चाहिए कि जब कोई वृत्ताकार पथ हो या गोलाकार पथ हो, अब इसमें एक सेंटर होता है और ये आपकी परिधि होती है। और गणित के नियमानुसार कक्षा 10 में गणित के अध्याय में यह है, निगमन है या कहीं प्रमेय है कि अगर सेंटर से कोई लाइन पास होती है और वो डायरेक्ट यहाँ पे एक स्पर्श बिंदु हो, ठीक है ना, एक स्पर्श रेखा हो या स्पर्श बिंदु हो, तो सेंटर से कोई लाइन पास होगी और इस स्पर्श बिंदु पर जाती है तो ये लंबवत होती है। ऐसा पढ़े हम लोग। अब ये जो है कि मिरर जो होता है, मिरर कुछ ऐसा ही पार्ट है। और सेंटर से लाइन कहीं भी खींच दीजिए, सेंटर से जो लाइन जाएगी वो इस परिधि के किसी भी बिंदु पर जाए, वो हमेशा परपेंडिकुलर ही होती है। सेंटर से खींची गई लाइन इस परिधि के किसी भी बिंदु पर जाएगी, हमेशा लंबवत ही होगी। तो अब यहाँ पे चेक करिए कि ये भी एक ऐसा ही गोलाकार कांच से बनाया हुआ है, ये जो दर्पण है। अब जब ये गोलाकार कांच से बनाया हुआ है तो इसकी भी परिधि पर क्या है कि बहुत सारे पॉइंट हैं। तो अगर सेंटर से कोई लाइन पास होती है तो वो कैसी रहेगी? परपेंडिकुलर। जैसे ये सेंटर से लाइन पास हुई है, ये भी यहाँ पे इस बिंदु पर परपेंडिकुलर ही है, लंबवत ही है। और ये लाइन सेंटर से पास हो रही है तो ये अभी इस बिंदु पर क्या रहेगी? अगर यहाँ पे कोई ऐसा स्पर्श रेखा खींचते तो ये जो लाइन है यह कैसी होती बच्चों? लंबवत होती, ठीक है ना। यानी कि ये केंद्र से खींची गई रेखा कैसी होगी? लंबवत होगी। चलिए इतना जान गए कि केंद्र से खींची गई रेखा कैसी होती है? परिधि के ऊपर लंबवत होती है। तो इसे मिटाते हैं। अब आप पढ़े ये भी कि जब आपको शुरू में दर्पण पढ़ाया गया था, बताया गया था कि ये दर्पण होता है और यहाँ पे इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण आती है, आपतित किरण आती है और यहाँ पे आपतन बिंदु होता है जहाँ पे वो गिरती है, या जहाँ पे गिरती है वहां पे आपतन बिंदु माना जाता है। अब हम यहाँ पे एक लाइन की कल्पना करते हैं, एक रेखा की जो अभिलंब होता है और यहीं से परावर्तित किरण जाती है। अब आप जानते हैं कि ये जो अभिलंब था नॉर्मल, यह इस दर्पण के लंबवत होता है, दर्पण के लंबवत होता है ये अभिलंब। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट बोले तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में कैसा होता था? बराबर होता था।
तो यानी कि ये अगर दर्पण हो और इसके ऊपर अभिलंब हो तो यहाँ पर बनने वाला जो आपतन कोण होगा और परावर्तन कोण होगा दोनों आपस में कैसा होगा, हमेशा बराबर होगा। इतनी बात यहाँ समझ में आ गई जो पीछे पड़े हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि ये जो आपतित किरण है, अब ये वाली आपतित किरण ये वाले मान लीजिए, और ये परावर्तित किरण है और ये परावर्तित किरण है, और जो अभिलंब है ये वक्रता केंद्र से खींची गई ये रेखा है। तब इस हिसाब से अगर ये लंबवत है अभिलंब है तो यहाँ पे बनने वाला ये जो कोण है ये कौन सा होगा, एंगल आई होगा, और ये वाला कोण कौन सा होगा, एंगल आर होगा। बोलिए ये आपतन कोण होगा और ये परावर्तन कोण होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। किस नियम से, परावर्तन के नियम से। ठीक है, तो इतना समझ गए आप। तो थोड़ा सा हम इसको लिख भी लेते हैं कि क्या हमारे पास है, आइए देखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि माना M1 व M2 एक अवतल दर्पण है। माना M1 व M2 एक अवतल दर्पण है और आपतित किरण AB दर्पण पर बिंदु B पर टकराती है, बिंदु B पर टकराती है तथा परावर्तित किरण BF, बच्चों ये जो परावर्तित हो रहे हैं यहाँ B से लेके F से होते हुए आ रहे हैं ना, परावर्तित किरण BF फोकस F से होकर जाती है। परावर्तित किरण BF फोकस F से होकर क्या कर रही है, जा रही है। ठीक है, अब इसके बाद जब इतना सब कुछ हम लोग जान गए कि इतना से जा रही है, और इस ये भी लिख सकते हैं कि जिसमें P ध्रुव है, C वक्रता केंद्र, ये सब लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। आइए अब शुरू करते हैं इसका निगमन। तो अब हम यहाँ कहेंगे कि जो आपको समझाया हूं कि ये ब्लू कलर से आप देख रहे हैं हमने खींच रखा है कि ये केंद्र से होके पास होती है, जो भी लाइन पर्दे के ऊपर जाती है वो लंबवत होती है, और जब लंबवत होती है तो यह किसका काम कर रही है, यह जो लाइन है एक अभिलंब का काम कर रही है। किसका काम करेगी, अभिलंब का। और यह जो किरण है ये कौन सी किरण है, आपतित किरण है। यह जो किरण है वो है आपतित किरण, और ये जो किरण आ रही है ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण है। ठीक है, ये परावर्तित किरण है। तो आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण यानी परावर्तन का नियम है। और जब ये परावर्तन का नियम है तो ये एंगल आई और एंगल आर दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए तो इतना बात हम लिखते हैं पहले। तो वो कोई त्रिभुज तो है नहीं, तो यहां से आप लिख सकते हैं A, B और C कोण का नाम है। ठीक है, चित्र के अनुसार अगर हम देखें तो हमारे पास है एंगल A, B और C इज इक्वल टू। अब ये देखिए एंगल A, B, C यानी ये वाला एंगल इक्वल है किसके, इस वाले एंगल के, तो इसका नाम हो जाएगा C, B और F। एंगल C, B और F ये दोनों आपस में क्यों बराबर हैं, तो आप बोलेंगे सर परावर्तन के नियम के अनुसार, परावर्तन के नियमानुसार क्या है, आपस में बराबर है। परावर्तन के नियमानुसार आपस में बराबर है। ठीक है, अब देखिएगा कि अब ये भी आप जानते हैं कि ये जो मुख्य अक्ष होता है और जो आपतित किरण है ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, और जब दो लाइन आपस में समांतर आपको दिखाई देती है और कोई तिरछी लाइन इसे काट रही होती है, तो आप नौ के गणित में नियम पढ़े कि यह वाला एंगल और यह वाला जो एंगल है ये एकांतर कोण होते हैं, और ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ देखिए एक एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल और ये जो एंगल है आई, ये दोनों आपस में कैसे होंगे बाबू, बराबर होंगे, क्योंकि एकांतर कोण से। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे देखते हैं। हम कह सकते हैं कि ए बी समांतर है पीसी के। ये ए और बी रेखा, यह जो पी और सी रेखा है ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। ए बी समांतर है पीसी। ठीक है, इसलिए जब ये दोनों समांतर हैं
इसलिए ये वाला एंगल आई और ये वाला एंगल सी, तो इसका नाम आई का नाम तो लिखेंगे ए बी सी। इसलिए एंगल ए बी सी बराबर होगा किस एंगल के, इस एंगल के। तो इस एंगल का नाम कैसे लिखेंगे, यहां से बी सी एफ, एंगल बी सी एफ, दोनों आपस में बराबर है। कारण में क्या लिखेंगे, तो आप कह सकते हैं कि अंतः एकांतर कोण, ठीक है ना। तो यह एकांतर कोण से क्या है, अल्टरनेट एंगल की वजह से ये बराबर है, अंतः एकांतर कोण से क्या है, बराबर है। अच्छा, अब इस त्रिभुज में देखिएगा, सॉरी, तो इसे आप इक्वेशन 1 मान लेते, इक्वेशन 1, और इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की आपस में तुलना कीजिए, क्योंकि हम इसमें देख रहे हैं कि ए बी सी के बराबर ए बी है और ए बी सी के बराबर ए बी है। तो जब ये दोनों लोग ए बी सी के ही बराबर हैं, इसका मतलब ये दोनों लोग भी आपस में क्या है, बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, तो इनकी तुलना करते हैं। जब तुलना करेंगे तो हम जब देखते हैं कि ए बी सी के बराबर ए बी है, ए बी सी बराबर ए बी है, तब ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं सी बी एफ बराबर है बी सी एफ के, सी बी एफ बराबर है बी सी एफ के, यह एंगल है। ये दोनों आपस में एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए। ये आपके नया पास इक्वेशन है, एक इक्वेशन आ गया नया तीसरा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बराबर है। अब जरा देखिएगा कि ये जो एंगल सी बी एफ है, यानी जो बीच में होता है उसे कोण बोलते हैं हमेशा, तीन अक्षरों के जो बीच में वही कोण, यानी बी कोण और यहाँ पे सी कोण, दोनों आपस में बराबर है। यानी कह सकते हो कि ये वाला जो बी कोण है, ये वाला, और ये वाला जो सी कोण है, आपस में बराबर है। और ये दोनों कोण किसी एक त्रिभुज में है, ये दोनों कोण इस त्रिभुज में है, बी सी एफ त्रिभुज में है। और आप भी पढ़े हैं कि अगर एक ही त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर है, अगर एक ही त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हैं, तो इन कोणों के ये सामने की भुजाएं भी आपस में क्या होती हैं, बराबर। इस कोण के सामने की आय वाली भुजा और इस कोण के सामने की आय वाली भुजा बराबर होती है, ठीक है ना। तो बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये एक प्रमेय है। तो इस नियम से हम कह सकते हैं, अब ये क्या है कि एक ही त्रिभुज में है, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज बी सी एफ में, त्रिभुज बी सी एफ में कोण बी व कोण सी दोनों आपस में बराबर हैं, दोनों आपस में बराबर हैं। इसलिए जब बराबर है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि अब ये वाला कोण बराबर है इसके और ये वाला कोण बराबर है इसके। तो आप 9th क्लास के प्रमेय के हिसाब से कह सकते हैं कि बराबर कोणों के सामने की भुजा ये वाली और इस कोण के सामने की भुजा ये वाली, यानी कि यहां से लेके सी से लेके एफ तक ये वाली और बी से लेके एफ तक, ये दोनों भुजा आपस में कैसे होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि इसलिए यहाँ पे बी एफ बराबर है किसके, सी एफ के। ये क्वेश्चन नंबर 4 मान लीजिए। बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो हाई बी से लेके एफ तक की भुजा हाई सी से लेके एफ तक की भुजा बराबर होती है। यानी हाई वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, क्योंकि हाई वाला कोण के सामने हाई भुजा और हाई वाले कोण के सामने ये भुजा, ठीक है। चलिए यहाँ से हो गया। अब हम ये मान लें, जिसने भी ये फार्मूला बनाया, जिसने भी एफ बराबर आर बाई 2 का निगमन किया या 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u का निगमन किया, उसने हर बार ये अज्यूम्ड किया, ये मान लिया कि अगर दर्पण को बहुत छोटा किया जाए तो क्या होगा, ठीक है ना। तो हम भी ये मान लेते हैं कि जो दर्पण का द्वारक है, अगर इसे हम ऐसे छोटा करें, बहुत छोटा करें, तो क्या होगा। अब इधर से पकड़ के इसको सटाते जाए, इसे सटाते जाए, तो ये जो बी पॉइंट है ये धीरे धीरे पी पॉइंट के करीब आएगा, धीरे धीरे यह बी पॉइंट इस पी पॉइंट के करीब आएगा। तो जब ये दोनों बी और पी आपस में दूसरे के करीब हो जाएंगे तो क्या होगा। अब मान लीजिए कि अभी इसको आप बोल सकते हैं कि बी से लेके एफ तक ये बी एफ है, ठीक है ना। लेकिन अगर गलती से मान लीजिए कि यह आपका क्या है, पी एफ है, अगर ये बी इस पी के काफी करीब आ जाए, यहाँ पे आ जाए, तब तो आप ये कह सकते हैं कि सर जी यह बी से लेके एफ और ये पी से लेके एफ दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यदि मान लिया जाए कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है,
तब यदि मान लिया जाए कि दर्पण का जो द्वारक है ये बहुत छोटा है, तब क्या होगा, तब बिंदु P के काफी निकट होगा, ठीक है ना। तब बिंदु P, बिंदु B, बिंदु P के काफी निकट होगा ना। जब ये काफी निकट आ जाएगा तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अब सोच के देखिए कि यहां से लेके ये बी पॉइंट था और ये एफ पॉइंट है और यहाँ पे पी पॉइंट है। अब ये बी एफ और पी एफ दो चीजें अलग अलग हैं, बी एफ और पी एफ अलग अलग है। अगर ये बी वाला पॉइंट काफी करीब इसके हो जाए, अब यहाँ पे हम बी लिख दें तो क्या हम कह सकते हैं, तब तो हम कह सकते हैं सर जी ये बी एफ और पी एफ दोनों एक का जैसा दिख रहा है, यानी दोनों की लंबाई आपस में कैसी है, बराबर है। तो जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो बी पी के करीब आएगा, तब इस हिसाब से, तब इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बी एफ की वैल्यू है वह पी एफ की वैल्यू के क्या होगी बाबू, बराबर होगी। नया क्वेश्चन मान लेते हैं, ठीक है ना। यह बी एफ की वैल्यू पी एफ की वैल्यू के बराबर हो सकती है, कब, जब दर्पण का द्वारक बहुत ज्यादा छोटा होगा तब। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं कि इतना जान गए आप। अब आगे देख लीजिएगा, अब हमको प्रूफ क्या करना है, इस पे भी थोड़ा सा नजर मारिए। हमको प्रूफ करना है f बराबर r/2, यानी अगर इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम ये भी कह सकते हैं कि r बराबर 2f आपको प्रूफ करना है ऐसे, यानी कि आपको r की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, r को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। और आप भी दर्पण में जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या कहां से कहां तक होती है। वक्रता त्रिज्या होती है इस c से लेके इस p के बीच की दूरी, यानी वक्रता त्रिज्या ये सेंटर और ध्रुव के बीच की दूरी होती है। तो सेंटर आपको पूरा ये r चाहिए हर हाल में, ठीक है। तो आप P से लेकर C तक के बीच की दूरी को कैसे लिख सकते हैं, अब यहां से आगे हम लिखेंगे तो आप ऐसा कर सकते हैं कि PC बराबर, PC को आप क्या लिख सकते हैं, P और C इतना बड़ी लाइन है, इसको दो टुकड़ा में बांट सकते हैं आप, हाँ, CF और PF, इसको आप लिख सकते हैं CF और PF। बोलिए सही लिखा हो कि नहीं, P से लेके C तक यानी त्रिज्या R, क्योंकि R बराबर आपको चाहिए तो R को हम PC लिख सकते हैं। और PC की लंबाई कितनी है, PC की लंबाई दो टुकड़ों में है, P से लेके C तक की लंबाई दो टुकड़ों में है, P धन F और F धन C, ये P धन F और F धन C दो टुकड़ों में हो गई। अब देखिएगा CF, आपको CF के बराबर कहीं कुछ मिला होगा, देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 में CF को आप क्या लिख सकते हैं, BF लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे CF की जगह पे क्या लिख सकते हैं, BF, और ये है आपका PF। अब ये BF क्यों लिखे हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 4 से, आप ऐसा क्यों किए हैं, समीकरण 4 की वजह से आप ऐसा कर सकते हैं। अच्छा अब देखिएगा, अब BF की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, आप देखिए BF की जगह पे लिख सकते हैं क्या आप, PF, किस समीकरण से, समीकरण 5 से। तो आप यहाँ पे फिर से पुनः कर सकते हैं कि इस BF की जगह पे आप लिख सकते हैं क्या, PF, और यह एक PF पहले से ही है। अब ऐसा आप क्यों किए हैं पता है, समीकरण 5 से किए हैं आप, कारण हमने दे दिया, और ये PC लिखा हुआ है। अब इस PC को आप क्या लिख सकते हैं, तो PC को आप लिख सकते हैं वक्रता त्रिज्या R, और PF दोनों PF को जोड़ देंगे तो क्या लिख सकते थे आप, 2PF लिख सकते हैं। तब यह 2 लिख सकते हैं इसको, और PF, अब आप नोट करिए कि P और F के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, तो आप भी जानते हैं कि सर यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को तो हम फोकस दूरी बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को तो सर हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से P और F के बीच की दूरी को आप क्या बोल देंगे बच्चों, यहाँ से आप बोल सकते हैं कि इसको स्मॉल f, और ये आपका क्या है r, यानी कि यहाँ पे आपको ये पा जाएंगे, मैं इस मार्कर से लिख दे रहा हूं कि ये 2, ऐसे लिख दे रहा हूं, ये 2 है, और ये PF को स्मॉल f लिख सकते हैं, और ये लिख सकते हैं r, यानी यही आपको प्रूफ करना था, r बराबर 2f। या फिर आप यहाँ से क्या करेंगे, f की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 2 कहाँ जाएगा बच्चों, डिवाइड के रूप में आ जाएगा। तो मैं इससे थोड़ा सा आगे बढ़ा के लिख देता हूँ कि अगर f की वैल्यू निकालते हैं तो ये बटा में कहाँ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा। तो आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि f बराबर
एफ बराबर आर बाई टू, एफ बराबर आर बाई टू, ठीक है ना। तो ये लीजिए आपका निगमन कंप्लीट हो गया। आपका निगमन एफ बराबर आर बाई टू कंप्लीट हो गया। हमने इस बात को क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है। तो देखिए कितना आसान था अवतल दर्पण से एफ बराबर आर बाई टू का निगमन करना। सबसे पहले हमने एक दर्पण लिया और दर्पण में हम मान लिया कि एक आपतित किरण आ रही है और किसी बिंदु पे टकरा रही है, बिंदु बी पे, और जब बिंदु बी पे टकराएगी तो वहां से कहाँ से जाएगी, फोकस से ही। हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, एक नियम है कि अगर मुख्य के समांतर कोई किरण आ रही है तो पक्का टकराने के बाद फोकस से ही होके जाएगी, ठीक है। और ये वाला नियम आपके गणित के नियम से मैं आपको समझा दिया हूँ कि अगर कोई लाइन सेंटर से होके जाती है परिधि तक तो वह लंबवत होती है, और जब लंबवत होती है तो ये एक अभिलंब का काम करेगी, और जब अभिलंब का काम करेगी तो यहाँ पे जो आपतन कोण बनेगा और ये परावर्तन कोण बनेगा, दोनों आपस में कैसा होगा, बराबर होगा। ये परावर्तन के नियम के अनुसार हम आपको पढ़ाए हैं दर्पण में। तो इसलिए अब ये दोनों कोण आपस में क्या थे जी, यहाँ पे बराबर थे, ठीक है, परावर्तन के नियम के अनुसार। फिर अगर ये मान लेते हैं, मानते क्यों, ये और ये जो आपतित किरण है और जो मुख्य अक्ष है दोनों समांतर हैं, और जब दो लोग समांतर होते हैं तो इसमें ये जो तिरछी लाइन है, ये अभिलंब से यहाँ तक ये जो अभिलंब दिखाई दे रहा है, एक तिर्यक रेखा है, और तिर्यक रेखा है तो यहाँ पे दो कोण बनेगा। अब जब दो कोण बनेगा तो एक अंतर कोण होंगे और दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो इस नियम से यहाँ से देखिए ऐसे करते हुए आप यहाँ तक पहुंच गए, तो एफ बराबर आर बाई टू का क्या कर दिया आपने, निगमन कर दिया। बहुत आसान था। अब इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे कि उत्तल दर्पण के लिए एफ बराबर आर बाई टू का निगमन कैसे करें, ठीक है। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो जो भी लोग इस वीडियो पे, इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, वो कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कमेंट करें आपको कैसा लगा वीडियो पढ़ाने में, कैसा लगा मेरा तरीका समझाने में। अगर जहाँ पे कहीं पे भी आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट करें ताकि हम अगले वीडियो में उसको सुधार कर सकें, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको उत्तल दर्पण के लिए एफ बराबर आर बाई टू का निगमन, ठीक है। तो थैंक यू।